स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों डाइलेक्ट्रिक को लेके। पिछले क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने बात की थी कि डाइलेक्ट्रिक्स एकाएक क्यों हम लोग के सामने आ गया, ये सडन हम लोग के सामने क्यों आ गया, ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग इसको डिटेल करेंगे, ठीक है। और एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आज आप अपने 11th के बचे हुए हिस्से यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपका क्लास का जो मैसेज है वो आज आपको YouTube पे मिलेगा इवनिंग में, ठीक है ना। तो कृपया आप चैनल पे जाएंगे और वहां पे उस मैसेज को पूरी तरीके से सुनेंगे और क्लासेस के रूटीन को और क्लासेस के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। क्लियर है? चलो, तो हम लोग बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। तो डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में मैंने इसलिए हम लोगों ने इसलिए कहा बच्चों कि कैपेसिटर के बीच का जो मीडियम है, अभी तक हमने वैक्यूम या एयर उसको अज्यूम किया, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि उसके मीडियम को चेंज किया जाता है, किसी प्लास्टिक से, किसी ऑयल से, बहुत जगहों पे अलग अलग मटेरियल्स का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ऐसा करने से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक्स का ही यूज क्यों करते हैं? तो देखो एक बात समझो कि मान लो एक पर्पस होता है बच्चों, जैसे ये बीच में हम मेटल क्यों नहीं डाल सकते, इस चीज को समझो। आप ये समझो कि कैपेसिटर हमने बनाया क्यों था। कैपेसिटर हमने इसलिए बनाया था ताकि हम लोग इसके ऊपर यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज और यहां पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को सेपरेटली एक दूसरे से अलग अलग रख सकें। हमने तो कैपेसिटर इसलिए बनाया था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे से अलग अलग रख सकें, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो। क्लियर है ना? पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मान लो बीच का मीडियम बैड कंडक्टर के जगह गुड कंडक्टर हो जाए, बीच का मीडियम बैड कंडक्टर के जगह गुड कंडक्टर हो जाए, तो आप खुद सोच के देखो, क्या ये प्लस क्यू और माइनस क्यू अलग अलग रह पाएंगे? ये प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या अलग अलग रह पाएंगे? तो आंसर होगा नो। अगर आपने इसको कंडक्टिंग कर दिया तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज। उस केस में आपका कैपेसिटर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। तो बीच वाले मीडियम को हमको बैड कंडक्टर यानी कुछ इंसुलेटर डालना पड़ेगा, एंड दैट मस्ट बी कोई ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन ना हो, और वो कौन है? डाइलेक्ट्रिक। अब बात समझ में आई? तो डाइलेक्ट्रिक बीच में डालने का दो फायदा है, एक तो हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और दूसरा दोनों प्लेट्स के चार्ज एक दूसरे से सुरक्षित रहते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। तो बीच का मटेरियल मस्ट बी नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, समझ गए ना। और उस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का ही क्या नाम है? डाइलेक्ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था कि डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, है ना। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर। तो पिछले क्लास में हमने यहां पे देखा था कि एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक के ये दो टाइप हो गए। नंबर 1 पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा हो जाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। हालांकि ये भी मैंने पिछले क्लास में लिख ही दिया था। तो फर्स्ट वी डिस्कस पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पिछले क्लास में लिख दिया था। अब हम लोग इसमें बात करेंगे व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक। ओके बच्चों, तो हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक को लेके बात करते हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, आज हम लोग बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहली बात देखो, केमिस्ट्री थोड़ा याद दिलाते हैं तुम्हें। केमिस्ट्री में जब तुम बॉन्डिंग पढ़ते होगे, केमिकल बॉन्ड्स, है ना, तो उसमें तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया जाता होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड में तुम्हारे टीचर्स बताते होंगे कि कुछ बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर कैरेक्टर के होते हैं। पोलर बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सो समझो। जैसे मान लो तुमने HCl मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया। किसका एग्जांपल लिया? HCl का।
ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो बॉन्ड है जो तुमको मैंने यहां डैश लाइन से दिखाया है, इसमें ये बॉन्ड का क्या मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, इन दोनों के बीच शेयर्ड है, इन दोनों के बीच ये शेयर्ड है। ये जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ ड्यू टू शेयरिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे से शेयर करके रखे हुए हैं। लेकिन तुम जानते हो सच्चाई ये है बच्चों कि ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा। तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन क्या करता है, तो क्लोरीन क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ खींचता है ना, पार्शियली अपनी तरफ खींचता है। इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है ही, और प्लस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी पार्शियली खींचता है। ऐसा करने से क्या होता है कि क्लोरीन के ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, तब तो ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ये H+ हो जाएगा और ये Cl-। लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यहां पे पार्शियली डेल्टा चार्ज, माइनस डेल्टा का मतलब समझते हो ना, केमिस्ट्री में बताया गया ये पार्शियल चार्ज है, और इस पे क्या डेवलप हो गया बच्चों, पार्शियली पॉजिटिव डेल्टा। तो अब तुम खुद सोचो कि ये जो आपका प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो अल्टीमेटली ये हमारे फिजिक्स का डायपोल की तरह हो गया। हम बोल सकते हैं कि HCl मॉलिक्यूल दरअसल में एक मॉलिक्यूलर डायपोल है। ये देखो, ये मैंने जानबूझ के एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर बना दिया, ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को और ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्लोरीन को, ठीक है ना। और ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर डायपोल। क्या हो गया बच्चों, दिस इज मॉलिक्यूलर डायपोल। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होता है मटेरियल, वो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो लोग एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। और ये परमानेंट डायपोल है, मतलब ये हमेशा डायपोल उसके अंदर होता है। समझ गए ना, इसको परमानेंट डायपोल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं सब्सटेंस, वो ऐसे ही मॉलिक्यूलर डायपोल्स के बने होते हैं। तो पहली बात हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या लिखेंगे, these substances are made of molecular electric dipole, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बने होते हैं। अब देखो, तो ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तुम्हें दिख रहा है, लेकिन स्टिल दे आर बाउंडेड टुगेदर, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दे आर नॉट फ्री। ये आपका अल्टीमेटली बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर है, आप प्लस माइनस चार्ज जहां भी जाएगा ये दोनों साथ जाएगा, ये दोनों को अलग आप नहीं कर सकते। तो एक बात समझ में आ रही है कि ये बैड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो दिख रहा है बट ये चार्ज फ्री नहीं है, ये आपका प्लस के साथ क्या रहेगा, अटैच ही रहेगा। तो दिस सब्सटेंस आर मेड ऑफ मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक डायपोल्स, ठीक है। फिर आगे देखो, एट रूम टेम्परेचर, है ना, एट रूम टेम्परेचर दीज डायपोल्स आर randomly oriented। अब देखो मैंने क्या लिखा कि देखो, आप एक चीज याद करो कि हमने जब डायपोल्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल्स, तो डायपोल मोमेंट नाम की एक चीज पढ़ी थी हमने, डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। फिजिक्स में हम लोग किधर से किधर लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, एट रूम टेम्परेचर दीज डायपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड so that the
net resultant, so that the net resultant dipole moment for substance will be equal to 0। देखो भाई, तो फिर क्या हुआ कि अगर मान लो कि अगर वो रूम टेम्परेचर पे रैंडमली ओरिएंटेड है, तो इससे क्या होगा कि जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है पूरे सब्सटेंस का वो होगा 0। कहोगे कैसे 0 होगा? फॉर एग्जाम्पल एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये स्लैब है, उस मटेरियल का ये स्लैब है ना, ये कोई डाइलेक्ट्रिक टुकड़ा है पोलर डाइलेक्ट्रिक का। मेरा क्या करना है कि इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसा बनाऊंगा, ठीक है ना, प्लस और माइनस अलग करके, ताकि ये मॉलिक्यूलर डायपोल की तरह नजर आए। और वो मॉलिक्यूल्स मान लो, उसका करने का मतलब ये है, जो लैंग्वेज लिखा हुआ है इसका करने का मतलब है कि दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। कृपया इस डायग्राम को आप सिंबॉलिकली अज्यूम करें, दिस इज नॉट रियल वन। ये बस आपको एक फीलिंग दे रहा है कि आखिर यहां पे हो क्या रहा है। अब देखो ये इस तरीके से प्लस माइनस आपका है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या कर लिया, इसको रैंडमली ओरिएंट कर लिया। अगर ये रैंडमली ओरिएंटेड है तो भाई ऐसा है कि अगर ये सारे वेक्टर्स, अब देखो सबका जैसे डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये सब अजीब टाइप से ओरिएंटेड है, रैंडम का मतलब जैसा तैसा। तो इससे क्या होगा कि इन सभी वेक्टर का सम क्या हो जाता है 0। तो मतलब कि तुमसे अगर कोई पूछे कि ये जो डायपोलर डाइलेक्ट्रिक है क्या इसमें मॉलिक्यूलर डायपोल्स हैं, तो जवाब होगा यस। क्या हर एक मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट है, तो जवाब होगा यस। और कोई पूछेगा पूरे सब्सटेंस का एज ए होल डायपोल मोमेंट है, तो जवाब होगा नो। और वजह क्या बोलोगे बच्चों? बोलोगे कि देखो ऐसा है कि मॉलिक्यूलर डायपोल्स जो यहां पे मौजूद हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, और उनको वेक्टर तरीके से अगर ऐड करेंगे, बिकॉज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, अगर आप उसको वेक्टर तरीके से ऐड करोगे व्हाट यू विल गेट नेट मोमेंट इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमें कुछ जानकारी मिली है। अब मजा क्या आएगा कि अब देखते हैं कि ऐसे तो रूम टेम्परेचर पे नेट डायपोल मोमेंट इसका हो गया 0। अब लेकिन अगर हम लोग इसको किसी फील्ड में रखें, कुछ करें, तब क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करो बच्चों। अब मजा तब आएगा जब हम लोग इस पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। ठीक है, तो किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। तो पहले आपको मैं थोड़ा याद दिला दूं। आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था कि मान लो अगर ये कोई डाइपोल है, ओके, पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस डेल्टा को, और नेगेटिव चार्ज जो वहां पे दिखाया गया वो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव डेल्टा को। आप समझिए वो चार्ज कहां से आ रहा है। मान लो ये फील्ड आपने लगाया, एक्सटर्नल फील्ड। कौन सा फील्ड लगाया बच्चों? एक्सटर्नल फील्ड। तो इस फील्ड में इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा आगे की ओर, ठीक है ना। ये जो फोर्स लगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे आगे फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे पीछे। ओके बच्चों, अब देखो अगर इस पे फोर्स आगे लगेगा, इस पे पीछे लगेगा, तो आप देखो, आप याद करो कि मैंने आपको बोला था कि किसी डायपोल पे इस टाइप से अगर फोर्स लगेगा तो ये फोर्स टॉर्क का काम करेगा। तो बच्चों अगर फोर्स ऐसे लगा इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इस पे रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये फाइनली आपका ओरिएंट हो जाएगा, और ये इस तरीके से ओरिएंट हो गया, है ना, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? तो अगर एक्सटर्नल फील्ड आएगा तो एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगा, इस रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल के ऊपर
इलेक्ट्रिक टॉर्क लगाएगा। क्या लगाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक टॉर्क। और वो टॉर्क इस डायपोल को इस तरीके से अलाइन कर देगा। क्या करेगा बच्चों? अलाइन कर देगा। ठीक है, अब खुद सोचो कि ये तो एक डायपोल की बात हो गई। अब ये जो अपना पूरा स्लैब था, है ना, पीछे अभी कुछ देर पहले हमने देखा था, तो इस स्लैब में ये डायपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड थे। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर हम लोग यहां पे एक्सटर्नल फील्ड ले आएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले आएंगे, तो वो सारे डायपोल्स को इस तरीके से अरेंज कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो जो डायग्राम आपने पिछले में देखा था जिसमें वो रैंडमली ओरिएंटेड था, वो क्या होगा? वो अब इस तरीके से परफेक्ट अलाइनमेंट में आ जाएगा। देखो आप ये डायग्राम, आपको मैंने ये पोलराइजेशन वाले में बताया था, आप जस्ट याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शुरुआत के लेक्चर्स में ये मैंने आपको करके दिखाया था। ये इस तरीके से आपका अलाइन हो गया। अब देखो ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बच्चों अब तुम देख सकते हो कि दे आर परफेक्टली ओरिएंटेड। हालांकि ये जो मैं डायग्राम बोर्ड पे बना रहा हूं, मैं एक बात तुम्हें समझाता हूं कि मैंने क्या लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखो अभी बोर्ड पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये डायग्राम आपको परफेक्ट अलाइनमेंट दिखा रहा है डायपोल्स का, है ना, परफेक्ट अलाइनमेंट दिखा रहा है जो आप देख रहे हो। लेकिन आप एक बात समझ लो, इतना परफेक्टली अलाइनमेंट होती नहीं है। वो जो रैंडमनेस है, वो जो आपका डायपोल डिफरेंटली अलाइन हो गया था, उसको पूरी तरीके से अलाइन करने के लिए आपको फील्ड एक्सर्ट करना होगा। लेकिन आप ये समझ लो कि ये थर्मल मोशन, अभी हम लोग अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो शुरू भी करने जा रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूल्स के पास एक एनर्जी और होती है जो होती है थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से वो ना अपने आप को रैंडमली मूव करने का ट्राई करते हैं। तो अब देखो इस डायपोल के पीछे जो पहले मैंने बोला था कि रूम टेम्परेचर पे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे, वो ऐसा इसलिए थे बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। लेकिन ये फील्ड आके उनको ट्राई करेगा बाय एक्सर्टिंग टॉर्क, टॉर्क लगा के ट्राई करेगा कि वो अपने आप को सारे जो हैं वो अलाइन कर ले। ठीक है ना? लेकिन ये अलाइनमेंट जो बोर्ड पे बनाई गई है ये परफेक्ट है, लेकिन इस तरीके का परफेक्ट डायग्राम बनता एक्चुअल में है नहीं। ठीक है ना? लेकिन फिर भी अगर फील्ड की मैग्नीट्यूड आप जितनी ज्यादा बढ़ाओगे तो इनकी अलाइनमेंट तो परफेक्ट होगी, है ना बच्चों? तो चलो ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, अब अगर कोई पूछे कि इस पूरे स्लैब का जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो है या नॉन जीरो है, तो आंसर होगा नॉन जीरो है, क्योंकि ये सारे का जो डायपोल का डायरेक्शन होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, वो सेम होगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, द डाइलेक्ट्रिक slab has net dipole moment। इसके पास नेट डायपोल मोमेंट होगा। क्लियर है? तो चलो ये तो हो गया अरेंजमेंट एक्सटर्नल फील्ड आने का। अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल फील्ड आया कहां से। समझ गए ना? ये एक्सटर्नल फील्ड कहां से आया। मैं इन सारी बातों को भी थ्योरी के फॉर्म में भी लिखवा दूंगा बोर्ड पे, टेंशन मत लो आप, नोट्स की दिक्कत नहीं होगी, अभी मैं लिखवाऊंगा। अब देखो एक चीज समझो, अगर हमको ये स्लैब एक तरीके से क्या देखने में लगेगा, आप ना देखो ये बीच वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सारे एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। लेकिन तुम स्टिल यहां देखोगे कि ये नेगेटिव जो है अनकैंसिल्ड हो जाएगा, और ये इधर जो पॉजिटिव है ये भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे? अनकैंसिल्ड। तो बच्चों अब ये डायग्राम को थोड़ा हम लोग डिफरेंट ऐसे बनाए। अभी ना ये डायग्राम ऐसे बन गया, कैसे? देखो ये जो सारे नेगेटिव चार्ज है, मैं बस इन नेगेटिव्स को बना रहा हूं,
इन नेगेटिव्स को बना रहा हूं जो इस तरफ है, ओके, और इस तरफ वाले सारे पॉजिटिव को बना रहा हूं, बीच वाले को नहीं बना रहा। बीच वाला नहीं बना रहा इसका मतलब वो गायब नहीं हो गए, बट वो नियर बाय नियर बाय नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि वो चार्ज ही न्यूट्रलाइज हो गया, मैं जस्ट ये बोल रहा हूं कि उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो गया। दैट्स वाई हम लोग उसको यहां पे इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं, इस तरफ नेगेटिव चार्ज और इधर क्या लिख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज माइनस QP एंड दिस इज प्लस QP। P stands for polarized charge। ये जो आपने चार्ज डेवलप करवा लिया डायपोल के सरफेस के ऊपर, डायपोल के सरफेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस के ऊपर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस के ऊपर जो आपने चार्ज डेवलप करवा लिया, ये चार्ज जो है आपका, ये कौन सा चार्ज कहला रहा है बच्चों, पोलराइज्ड। कौन सा चार्ज, पोलराइज्ड। ओके, चलो अब देखते हैं। अब यहां पे इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली अब यहां पे एक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा, है ना, एक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, कहीं भी चार्ज है तो चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन ये फील्ड इनके अपने चार्जेस की वजह से होगा, ये बाहर वाले की वजह से नहीं होगा। तो देखो मैं रेड कलर से एक फील्ड बना रहा हूं, ये फील्ड, ये तो एक्सटर्नल है आपका, जो क्योंकि ये जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन अगर नहीं होता तो ये चार्ज डेवलप नहीं होता। ये ओरिएंटेशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है, तो एक्सटर्नल को तो अपने को बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो चार्ज यहां पे डेवलप हो गए हैं, ये भी एक फील्ड इंड्यूस करेंगे, और ये डाइलेक्ट्रिक के खुद के चार्ज हैं। दैट्स वाई इसको हम लोग इंटरनल फील्ड बोलेंगे। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो बच्चों देखो ठीक इसके अपोजिट, क्योंकि फील्ड जो है लाइंस ऑफ फोर्स याद करो, लाइंस ऑफ फोर्स में आपको बताया गया था कि लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों जो एक और फील्ड यहां पे मौजूद होगी वो होगी इस तरफ, एंड दैट इज नोन एज IENT। मैं ढंग से लिख देता हूं, ठीक है ना, EXT हो गया आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और EINT हो जाएगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन सी कि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अच्छा आपको ये भी याद करो, आप ये भी याद करो कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक की जगह अगर मेटल ले लेते, तो आपको बताया गया था कि मेटल में भी इस तरीके का काम लोग किए थे, जिसको हम लोग इंडक्शन बोले थे। क्या बोले थे, इंडक्शन। और उसमें तुमने देखा था कि एक्सटर्नल फील्ड को ठीक इंटरनल फील्ड ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया था, तो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या हो रहा था, 0। बट यू नो दैट दिस इज नॉट कंडक्टर, ये क्या है, बैड कंडक्टर। इसके अंदर भी इंटरनल फील्ड आया है, बट ये इंटरनल फील्ड इंडक्शन की वजह से नहीं आया, किसकी वजह से आया, पोलराइजेशन की वजह से। तो ये फील्ड तो आया, लेकिन ये फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं है कि एग्जैक्टली इसको क्या कर सके, वो कैंसिल कर सके। मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये एग्जैक्टली E एक्सटर्नल को कैंसिल कर सके। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग बोल दें यहां पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ E एक्सटर्नल जो होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ E एक्सटर्नल ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटरनल, तो इसका मतलब है कि अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो वहां पे एक नेट फील्ड होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड जो होगा वो बड़े वाले के अकॉर्डिंग ही होगा। क्योंकि जब रिजल्टेंट निकालते हो दो वेक्टर्स का, तो फाइनल वेक्टर का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है वो डिसाइड कौन करता है, जो स्ट्रॉन्गर होता है, जो बड़ा फील्ड होता है। तो एक्सटर्नल वाले ने डिसाइड किया, और नेट फील्ड जो है बच्चों वो किधर हो गया, आगे की ओर। ओके, तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट फील्ड जो होगा E नेट, वो E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। ये E इंटरनल कहां से आया, समझ में आया ना बच्चों। तो ये देखो पूरी प्रक्रिया यहां पे कंप्लीट हुई, ठीक है। और ये P फॉर, इसका भी नाम मैं लिख देता हूं, दिस इज पोलराइज्ड चार्ज। ओके।
ओके, ये एक पोलराइज्ड चार्ज हो गया। तो बच्चों ये डायग्राम आपके सामने मैंने रखा है, तो एक बार हम लोग फटाफट रिकैप करते हैं। रिकैप क्या किए, एक्सटर्नल फील्ड लेके आए, हमारा यहाँ का जो डायपोल है वो अपने आप को अलाइन किया। अपने आप को अलाइन करने से क्या हुआ कि अब नेट डायपोल मोमेंट आपको मिलेगा पूरे स्लैब का, और फिर उससे एक्सटर्नल फील्ड जितना ज्यादा करोगे ये जो अलाइनमेंट है उतना परफेक्ट होगा, और ये अलाइनमेंट जितना परफेक्ट होगा उतना ज्यादा चार्ज आपको इधर मिलेगा और उतना ही ज्यादा यहां पे मिलेगा। और फिर ये चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज क्या करेगा, एक इंटरनल फील्ड एस्टैब्लिश करेगा, और वो जो इंटरनल फील्ड एस्टैब्लिश करेगा वो एक्सटर्नल के ठीक क्या करेगा, अपोजिट, सो दैट कि आपको डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक नेट फील्ड तब भी मिलेगा, लेकिन वो नेट फील्ड इन दोनों के सबट्रैक्शन के बराबर होगा। क्लियर है। एक चीज और, अगर एक्सटर्नल फील्ड जितना स्ट्रांग रखोगे अलाइनमेंट उतनी परफेक्ट होगी। और अगर मान लो कि तुम यहां टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, अगर टेम्परेचर तुम बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होगा, ये अलाइनमेंट परफेक्ट रहेगा या इसमें डिसओरिएंटेशन आएगा। तो बहुत सिंपल सा जवाब है दोस्त, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये अलाइनमेंट में रैंडमनेस आ जाएगी, क्योंकि मैंने फिर बोला कि रैंडमली क्यों ओरिएंटेड था, बिकॉज दे हैव थर्मल एनर्जी, उनके पास थर्मल एनर्जी थी, दैट्स व्हाई दे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। वो तो बाहर से तुम एक फील्ड को लेके आए, एक्सटर्नल फील्ड को लाए और उसने उन लोगों को सीधा किया। अब सवाल ये है कि एक्सटर्नल फील्ड कहां से आएगा, तो देखो कहां से आएगा। मान लो ये कैपेसिटर है, हालांकि इसके बारे में हम लोग बाद में ही बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको मजा आए, इंटरेस्ट आता रहे, इसलिए मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है बच्चों। अब ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर पे यहां चार्ज है, कैपेसिटर के इस प्लेट पे आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, और सामने वाले प्लेट पे यहां कौन सी चार्ज दे दी आपने, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और उधर नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से डायरेक्टेड हुआ। तो ये हो गया आपका, ये एक्सटर्नल का काम करेगा। अब इस दोनों प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक का कोई टुकड़ा डाल दोगे, ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक, ये रबड़ का टुकड़ा जो देख रहे हो, अब इसको डाल दोगे तो इस डाइलेक्ट्रिक के लिए एक्सटर्नल फील्ड का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है। और वो अगर होगा तो देखो इस पे इंडक्शन हो, सॉरी इस पे पोलराइजेशन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ पे आप देखो क्या चार्ज हो गया था, ठीक इसके अपोजिट यहाँ पे डेवलप हुआ था, तो ये हो गया आपका माइनस क्यू पी, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू पी। आ रही है बात समझ में, प्लस क्यू पी। तो ये भी एक तरीके से कैपेसिटर जैसा ही दिखने लगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब ये अंदर में एक फील्ड एस्टैब्लिश कर देगा ई इंटरनल, और ये जो ई इंटरनल एस्टैब्लिश करेगा वो ई एक्सटर्नल के अपोजिट। तो इस तरीके से नेट फील्ड जो है कैपेसिटर के बीच में वो ये मैंने ब्लैक कलर से बना दिया। तो देखो बिना डाइलेक्ट्रिक, अगर मान लो ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होती, वैक्यूम होता, तब तो सिर्फ ई एक्सटर्नल होता, बीच में डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई बैड कंडक्टर आपने ला के रख दिया, तो नेट फील्ड जो है वो एक्सटर्नल से क्या होगा, थोड़ा कम होगा। क्लियर है। तो अब इस डायग्राम, ये सारी चीजों को आप लिखो, और जितना भी मैंने समझाया इसको मैं थ्योरी में भी अभी लिख देता हूं ताकि आपके नोट्स बनाने में वो काम आ जाए, ठीक है ना। इसको आप फटाफट लिखो। तो बच्चों यहां मैंने उन सारी चीजों को लिख दिया है जो भी आपको समझाया। तो देखो मैंने क्या लिखा है, एट रूम टेम्परेचर मॉलिक्यूलर डायपोल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड, है ना, जैसे तैसे, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। किस वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, देन दीज मॉलिक्यूल्स विल बी ओरिएंटेड, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ओरिएंट हो जाएंगे इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे बच्चों, ओरिएंट हो जाएंगे, जैसा कि मैंने लिखा है। इन दिस वे दे प्रोड्यूस एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, और इस तरीके से वो एक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे, इंटरनल फील्ड, जो कि एक्सटर्नल के अपोजिट होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। अच्छा, नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी से मैंने लिया है। देखो दरअसल इसका यूज तो आपको कंपटीशन में नहीं है, ठीक है ना, बोर्ड्स में भी इस पे क्वेश्चंस तो अभी तक नहीं आए, लेकिन तब भी
अब ये दिया हुआ है तो ये जानकारी अपने को होनी चाहिए, ये नॉलेज अपने को होनी चाहिए कि ऐसे पॉइंट्स क्यों दिए गए हैं, मतलब क्या दिए गए, है ना। तो देखो क्या है, जैसे देखो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक तरफ आपका नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है। जिधर आपका नेगेटिव चार्ज है ये आपका माइनस क्यूपी हो गया, ठीक है, ये आपका माइनस क्यूपी हो गया, ये प्लस क्यूपी हुआ अल्टीमेटली। अब देखो अंदर में डायपोल्स जो है वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे तो डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी में क्या किया इसने, एक क्वांटिटी डिफाइन की, है ना, और उस क्वांटिटी को वो पी लिख रहा है। हालांकि पी हम लोग डायपोल मोमेंट को लिखते हैं, लेकिन उसने इसको भी पी लिखा है। और ये क्वांटिटी है क्या, इस क्वांटिटी का नाम उसने रखा पोलराइजेशन। क्या नाम रखा बच्चों, पोलराइजेशन। एंड व्हाट इज दिस, तो देखो अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये एक टुकड़ा है, तो इस टुकड़े का कुछ तो वॉल्यूम होगा, तो उस वॉल्यूम से नेट डायपोल मोमेंट को डिवाइड कर दिया। सुनो मेरी बात, सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को अलाइन करके रखे हुए हैं। जब सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को अलाइन करके रखे हुए हैं तो निश्चित तौर पे उस स्लैब का एक डायपोल मोमेंट आएगा, और उस डायपोल मोमेंट को ध्यान से सुनना, उस डायपोल मोमेंट को वहां के वॉल्यूम से क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। तो इसको देखो हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी टोटल डायपोल मोमेंट को स्लैब के वॉल्यूम से डिवाइड करने पे जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन, ठीक है ना, ऐसा उसने लिखा है। खैर अल्टीमेटली देखो कुछ ये नया कुछ तो हुआ नहीं, क्या हुआ, डायपोल मोमेंट तो था ही पहले से, उसको वॉल्यूम से आपने डिवाइड कर दिया। एक बात और, एक इक्वेशन भी लिखा हुआ है। अब क्या बात है, वो हम लोग पहले से भी समझ रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड के वजह से ही वो अलाइन हुए, क्लियर, एक्सटर्नल फील्ड के वजह से ही डायपोल्स जो हैं वो अपने आप को अलाइन कर पाए। तो सीधी सी बात है, एक्सटर्नल फील्ड जितना स्ट्रांग होगा डायपोल मोमेंट भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, ओके, तो एक्सटर्नल फील्ड जितना ज्यादा होगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा, क्लियर है। तो अब देखो ऐसे अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसका डायपोल मोमेंट यानी पोलराइजेशन यानी डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अगर डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डायपोल, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। ये दूसरा चीज है, ये ऊपर वाला सब देखना, ध्यान से सुनो, अगर आपका डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ऐसे मटेरियल को बोलेंगे बच्चों लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, ओके। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड ए कांस्टेंट। अब एक कांस्टेंट का यूज किया है, मैं फिर बता रहा हूं, ये दीज पॉइंट्स आर जस्ट टू रिमेंबर, है ना, इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में नहीं है कहीं भी, आप बस इसको याद रखना, एप्लीकेशन वाले पॉइंट पे भी हम लोग आएंगे। तो ये प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इस सिंबल, ये सिंबल देख लो ना, एक्स जैसा दिख रहा होगा तुम्हें, इसको हम लोग काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, काई, है ना। और इसका जो नेम है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये मैग्नेटिज्म में भी आएगा और वहां पे इसका बहुत ज्यादा रोल है, यहां ये बेचारा कोई खास रोल नहीं है, यहां एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का रोल है, इसका रोल कुछ खास नहीं है। ये आप जस्ट याद रखना कि पोलराइजेशन मतलब कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड, और यहां पे इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड ए कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ओके। और ऐसे मटेरियल को हम लोग जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, ओके। चलो ये लिख लो। अब हम लोग बात करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, बात करते हैं बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की।
नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, है ना, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की। तो समझते हैं कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आपका क्या है। पहली बात कि these dielectrics are made of non-polar molecules. It means they don't have molecular dipole moment in absence of external electric field। ध्यान दो बच्चों, तो सबसे पहली बात, these dielectrics are made of non-polar molecules. It means they don't have molecular dipole moment in absence of external electric field। जैसे मान लो कि कुछ डाइलेक्ट्रिक ऐसे हो सकते हैं जो नॉन पोलर हो, है ना, वो कैसे हो, नॉन पोलर। लाइक देखो हाइड्रोजन गैस H2, तो इसमें H2 में 2 H हो गए, ठीक है ना। अब ये क्या है कि ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम, है ना। तो इसका मतलब है यहां कोई पार्शियल शिफ्टिंग नहीं होने वाली है, यहां कोई पार्शियल शिफ्टिंग नहीं होने वाली है, किसी पे भी प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा तुम नहीं दे सकते हो। मतलब इनका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0। ठीक है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे O2 हो गया, क्लियर। O2 के केस में भी आप बोल सकते हो, इवन CO2 भी हो जाएगा, क्योंकि O2 का स्ट्रक्चर, CO2 का स्ट्रक्चर हम लोग लिखे हैं, तो आपको केमिस्ट्री मेरे से ज्यादा आती होगी। तो देखो, अगर ये ठीक है, इसके बीच डिफरेंस है, इसके बीच डिफरेंस है, लेकिन नेट कैंसिल हो जाएगा, जितना ये इधर खींचेगा उतना इधर खींचेगा, तो इसका भी मॉलिक्यूलर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो सवाल है, ऐसे मॉलिक्यूल्स के पास तो डायपोल है ही नहीं, है ना, मॉलिक्यूलर डायपोल है ही नहीं। तो पहले क्या था ना कि डायपोल मोमेंट था, मॉलिक्यूल के अंदर था, पोलर के केस में मॉलिक्यूल के अंदर था, लेकिन स्लैब के पास नहीं था। स्लैब के पास क्यों नहीं था, तो सारे मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड थे, जिसकी वजह से उनका नेट जो आपका वेक्टर सम जो निकल के आ रहा था, वो क्या आ रहा था, 0। लेकिन बट इस केस में देख रहे हैं, आप पूरे स्लैब की तो बात छोड़ दो, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी आपका डायपोल मोमेंट क्या है, 0, है ना। यहां पे हो क्या रहा होगा, जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन का ही एग्जांपल लेता हूं। हाइड्रोजन के केस में देखो क्यों 0 हो रहा होगा, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो देखो, सीधी सी बात है, तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पता है कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। सेंटर में हो गया आपका न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसके चारों तरफ सराउंड में रोटेट कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में है। तो अगर इसका डायपोल मोमेंट देखोगे तो इसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर तो सेंटर पे है ही, क्योंकि न्यूक्लियस पे ही सारा पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन भी जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली रिंग के फॉर्म में, है ना। तुमको बताया जाता होगा केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर ये रिंग के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन का भी जो सेंटर आएगा वो भी तो सेंटर ऑफ चार्ज आपका सेंटर पे ही होगा। जो डायपोल मैंने आपको बोला था कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसका एक सेंटर ऑफ चार्ज होता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर पे है ही, और इलेक्ट्रॉन जो है
वो भी क्लाउड के फॉर्म में है, तो उसका भी जो सेंटर आएगा कहां पे आएगा, सेंटर पे ही आएगा। तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो गया, 0, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, है ना, चार्ज इंटू दोनों सेंटर के बीच में, पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो यहां पे कहोगे कि सर पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर पे है ही, और इलेक्ट्रॉन का भी जो आपका क्लाउड का भी जो सेंटर आएगा वो सेंटर पे ही आएगा। तो अल्टीमेटली डिस्टेंस का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा, 0, और डिस्टेंस का वैल्यू 0 होने की वजह से डायपोल मोमेंट क्या हो गया आपका, 0। और ये बात समझ में, चलो अब जब ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट इस तरीके से क्या आ गया, 0, तो अब एक काम करते हैं, तो आखिर इसमें कैसे ये डाइलेक्ट्रिक का रोल प्ले करेगा, कैसे यहां पे डायपोल मोमेंट लाएं। तो फिर बात वही आती है, जैसे वहां पे भी देखो, वहां पे मॉलिक्यूलर डायपोल था, लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड होने की वजह से पूरे स्लैब का 0 था। यहां तो भाई मॉलिक्यूल के पास भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, जैसे वहां एक्सटर्नल फील्ड लेके आए थे, यहां भी आप एक्सटर्नल फील्ड लेके आओ। लेकिन तुम कहोगे सर वहां एक्सटर्नल फील्ड ने तो डायपोल को अरेंज किया था, यहां तो डायपोल है ही नहीं। तो ठीक है, डायपोल है नहीं, लेकिन ये एक्सटर्नल फील्ड यहां डायपोल क्रिएट करेगा। कहोगे कैसे करेगा, मान लो कि इस मॉलिक्यूल को, पूरे मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दोगे तो जानते हो फिर इसका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा। कहोगे ऐसा कैसे हो गया सर, सीधी सी बात है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फील्ड के अपोजिट पुश करेगा, क्योंकि तुमको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फील्ड के अपोजिट जाने की टेंडेंसी होती है। अब प्रोटॉन फील्ड के अलोंग जाने की कोशिश करता है, तो ये तो नहीं आगे जा पाएगा ज्यादा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो यहां रिंग के फॉर्म में था वो डिस्टॉर्ट हो गया। डिस्टॉर्ट मतलब बिगड़ गया, और ये इस तरीके से पीछे शिफ्ट कर गया। और जब ये पीछे शिफ्ट कर गया तब इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो एग्जैक्ट अब सेंटर पे नहीं आएगा। एग्जैक्ट सेंटर पे तब आता जब ये रिंग के फॉर्म में होता। अब इसका जो सेंटर है वो यहां कहीं आएगा। और देखो इसी बात का तो हम लोग को इंतजार था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल, और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करके पीछे ले जाएगा, जिससे यहां पॉजिटिव और नेगेटिव दो सेंटर क्रिएट हो जाएंगे। और ये दोनों जो सेंटर क्रिएट हो गए, अब आपको देखो अल्टीमेटली आपको तो डायग्राम से मतलब है। देखो आपको डायग्राम मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये देखो मॉलिक्यूलर डायपोल पैदा हो गया। मॉलिक्यूलर डायपोल क्या बन गया बच्चों, दिस इज मॉलिक्यूलर डायपोल। और ये जो डायपोल बना इसको ना बच्चों हम लोग इंड्यूस्ड डायपोल भी बोलते हैं। इंड्यूस्ड डायपोल। क्यों इंड्यूस्ड डायपोल बोलेंगे, ये सचमुच में तो नहीं था, ये सचमुच में आपका नहीं था, ये डायपोल सचमुच में नहीं था। पिछली बार वाले में डायपोल था, उसको आपके फील्ड ने जस्ट ओरिएंट करवाया। ये सचमुच में नहीं था, बल्कि एक्सटर्नल फील्ड ने इस डायपोल को पैदा किया। अब सोचो जैसे ही इस फील्ड को ऑफ करोगे, जैसे ही फील्ड यहां से ऑफ हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपका फिर वो क्लाउड का पुलिंग बंद हो जाएगा, तो फिर वापस ये शेप हो जाएगा और डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब हुआ कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है इसमें भी एक्सटर्नल फील्ड के आने के बाद मॉलिक्यूलर डायपोल्स होते हैं। डायपोल मोमेंट उसका नॉन जीरो आएगा, लेकिन ये डायपोल क्रिएट ही करेगा। यहां ओरिएंटेशन वाली बात नहीं है, ये पैदा ही करेगा उसको ओरिएंटेड। अब मैं एक फ्रेश डायग्राम और अच्छा बना के आपको दिखा रहा हूं, आप इसको फटाफट लिखो। तो बच्चों अब देखो, अगर इस स्लैब को मान लो एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अब देखो क्या मजा आएगा। तो इसके मॉलिक्यूल्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे मैं बना दे रहा हूं, प्लस माइनस सारे एक जगह। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम ही है, एक जगह सारे एक जगह, प्लस माइनस, कोई डायपोल मोमेंट नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सिंबॉलिक है, समझ गए ना आप। एग्जैक्ट मत सोच लेना कि ऐसा कुछ होता होगा सचमुच में। ये एक सिंबॉलिक डायग्राम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस।
अब क्या हुआ कि अब हमने यहां पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया। अभी यहां पे क्या है, E जीरो, कोई फील्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली डाइपोल मोमेंट भी क्या है, पूरे का जीरो। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग फील्ड यहां अप्लाई करेंगे, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, तो आप समझ रहे हो ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है इसको पीछे पुश किया जाएगा। तो आपके सामने अब देखो डायग्राम क्या बन गया। फिर तो आप देखो जो डायग्राम आपने वहां देखा, ऑलमोस्ट वही डायग्राम यहां भी बन गया। ऑलमोस्ट क्या, दैट इज एग्जैक्ट सेम वही डायग्राम बन गया, बस पर्पस अलग है, तरीका अलग है ना, दोनों का पर्पस अलग है। जैसे यहां इंडक्शन हो रहा है, वहां पे वो अपने आप को ओरिएंट किया था, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आपके हाथ आ रहा है दैट इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, यहां भी लिख देते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इससे क्या हुआ कि इस साइड आपको माइनस माइनस मिल रहा है, इस साइड आपको क्या मिल रहा है, प्लस प्लस। तो व्हाट यू विल गेट, तो फाइनली आपके पास तो यही मिला ना भाई, जो वहां पे कैलकुलेट होके आ रहा था कि आपको यहां पे नेगेटिव चार्ज इन अनकैंसल्ड चार्ज को रखोगे, दैट इज QP, वही पोलराइजेशन ही हो गया। बस यही है कि वहां परमानेंट पहले से मॉलिक्यूल था और यहां आपने इंड्यूस करवाया, और इस तरफ भी आपका आ गया प्लस 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 प्लस, दिस इज प्लस QP। आ रही है बात समझ में? और इस तरीके से बच्चों अंदर में एक आपका, वो हम लोग 3 कलर्स का यूज कर रहे थे, तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल, ओके, ठीक इसके अपोजिट इंटरनल, और ये नेट जो हो गया, एक्सटर्नल तो छोटा होता है तो नेट हो गया आपका आगे। तो यहां भी अगर हम देखें तो ये नेट फील्ड जो होगा बच्चों वो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल होगा। तो कहने का मतलब है चाहे जो रीजन हो, अल्टीमेट रिजल्ट यही हुआ। मैं क्या समझाना चाह रहा था कि चाहे आप पोलर लेके आओ या नॉन पोलर लेके आओ, अगर एक्सटर्नल फील्ड आएगा तो इंटरनल फील्ड एस्टैब्लिश होगा, वो इंटरनल फील्ड उसके नेट फील्ड को घटाएगा एक्सटर्नल से, जो कि आप देख रहे हो। और एक बात तुम्हें मैं और बता दूं कि आप इसको याद रखना कि जो पहला जो आपने पढ़ा था पोलर, उसका पोलराइजेशन का पावर ज्यादा होता है। जैसे ये QP चार्ज यहां भी है, वहां भी था, लेकिन जितना पोलराइजेशन उसमें होगा उतना इसमें नहीं होगा। वजह क्या है, वहां बिना फील्ड के पहले से ही वो पोलराइज था, बस रैंडमली ओरिएंटेड था, और उसने उसको क्या कर दिया सीधा। यहां क्या है कि पहले से कुछ नहीं था, इसने बनाया है, ये तो आर्टिफिशियली इसने बनाया, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मतलब पोलराइजेशन नहीं है। तो याद रखेंगे हम लोग जितना ज्यादा यूज करते हैं पोलर का, कम यूज करते हैं हम लोग नॉन पोलर वाले का, लेकिन फाइनल रिजल्ट दोनों में क्या रहा, सेम। क्लियर है? तो ये हो गया कि आप अगर किसी कैपेसिटर के बीच में, देखो ये कैपेसिटर हो गया, किसी कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दोगे, कि स्पेस में अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दोगे, है ना, ऐसे मैंने जानबूझ के कर दिया, ये क्या हो गया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब चाहे ये पोलर हो या नॉन पोलर हो, इसके अंदर जो ये नेट फील्ड होगा ये एक्सटर्नल माइनस इंटरनल होगा। एक्सटर्नल जो बिना डाइलेक्ट्रिक के ये कैपेसिटर पैदा करता, और इंटरनल जो उस डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की वजह से पैदा हुआ, उसको सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट नेट। अब आते हैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म साइंटिस्ट ने डिफाइन किया, जो तुमको बताया गया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अब मैंने आपको बोला था कि एक टाइम आएगा जब उसको, उसके फॉर्मूला को वो साइंटिस्ट लोगों ने कैसे उसको डिफाइन किया वो हम लोग लिखेंगे, तो वो टाइम अब आ गया है। ठीक है,
तो साइंटिस्ट लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया एप्सिलॉन आर, ओके, या इसी का दूसरा नाम है और इसको के से भी डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन आर और के। एंड व्हाट इज दिस? तो दिस इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है फॉर मीडियम। किसी मीडियम का ये क्या हो गया बच्चों? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये कितना होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा, क्या बोला सो देखो, उन्होंने कहा कि अगर एक्सटर्नल फील्ड को, ध्यान से देखना बच्चे, अगर एक्सटर्नल फील्ड के मैग्नीट्यूड को नेट फील्ड से डिवाइड कर दो, मतलब कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो वहां जो फील्ड था वो एक्सटर्नल था, डाइलेक्ट्रिक आने के बाद एक इंटरनल फील्ड आया जिससे कि नेट फील्ड में क्या, नेट फील्ड जो है वो एक्सटर्नल से कम हो गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड है वो एक्सटर्नल को अगर नेट फील्ड से डिवाइड करोगे, एक्सटर्नल फील्ड को किससे डिवाइड करोगे? नेट फील्ड से, तो तुम्हें एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि फील्ड अपॉन फील्ड यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, तो इस कांस्टेंट का नाम उन्होंने क्या रख दिया? के। समझ गए ना? इसका मतलब है अगर इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सटर्नल फील्ड जो होगा के टाइम्स टू दैट ऑफ नेट फील्ड। आ रही है बात समझ में? तो अब तुम कहोगे कि सर वैक्यूम का, अब देखो अब तुमको तुरंत समझ में आने लगेगा, वैक्यूम या एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 क्यों होता है? खुद सोचो कि जो अगर इंटरनल फील्ड 0 हो, अगर ये इंटरनल फील्ड 0 होगा, जैसे फॉर वैक्यूम, हम लोग एक काम करते हैं, यहां स्पेस को बर्बाद नहीं करना है, इस स्पेस को हम लोग यूज करेंगे। जैसे देखो ये हमारा क्या था? डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। अब देखो फॉर वैक्यूम के केस में देखो, वैक्यूम के केस में तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर, कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो वैक्यूम के केस में अगर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है तो क्या कोई पोलराइजेशन होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम का P क्या हो गया? 0। अगर पोलराइजेशन ही नहीं हुआ तो E इंटरनल भी क्या हो गया? 0। और अगर E इंटरनल 0 हो गया बच्चों, तो वैक्यूम के लिए जो E नेट होगा वो E एक्सटर्नल के बराबर होगा। बोलो बच्चों, अगर वैक्यूम में तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, चाहे वो पोलर या नॉन पोलर की तो बात छोड़ दो, मॉलिक्यूल ही नहीं होता है, तो इसका मतलब वैक्यूम के लिए आप डायपोल मोमेंट जो होगा 0 होगा, कोई इंटरनल फील्ड नहीं होगी, तो नेट फील्ड किसके बराबर होगी? एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होगी। तो सीधी सी बात है, उसके लिए के का वैल्यू अगर निकालोगे तो एक्सटर्नल और इंटरनल चूंकि सेम हो गया तो E अपॉन E कैंसिल हो जाएगा और क्या हो गया? 1। इसलिए तुम इसी को एप्सिलॉन आर ही बोलते हैं, कोई चौंक मत जाना कि ये के क्या है, के और एप्सिलॉन आर सेम चीज है। तो वैक्यूम का एप्सिलॉन आर 1 क्यों लिए, समझ में आया? फिर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर आप ये बताओ कि ये एयर का आप 1 क्यों लेते हो? देखो एयर का एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, ठीक है ना। एयर का अगर रियल वैल्यू देखोगे तो 1 से थोड़ा ज्यादा, तो 1 से थोड़ा ज्यादा कहने का मतलब है कि वहां पे थोड़ा सा मॉलिक्यूल, थोड़ा क्या बहुत सारा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बट दे ऑल आर नॉन पोलर। मैंने पहले ही बोला कि नॉन पोलर ना कोई बहुत खतरनाक पोलराइजेशन नहीं कर पाता है, तो खासकर उसमें भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो बहुत ही इनर्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर यानी जो अपना एयर जिसको हम लोग बोलते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लगभग 1 के बराबर होता है। रियलिटी में 1 से थोड़ा ज्यादा होगा। 1 से थोड़ा ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा इंटरनल फील्ड होगा, तो इसका मतलब है कि एक्सटर्नल में से थोड़ा तो घटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ये आएगा। तो जैसे मान लो ऊपर में लिखाएगा एक्सटर्नल और नीचे में लिखाएगा एक्सटर्नल -0.2, तो 1 अपॉन 0.8 तो कुछ ना कुछ 1 से ज्यादा आएगा। लेकिन ये वैल्यू इतना कम होता है कि हम दोनों के लिए अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेते हैं? 1।
आई बात समझ में? कितना होता है 1। फिर वाटर का कितना होता है? वाटर का 81 क्यों हुआ? क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन बहुत मजेदार तरीके से होगा। तो मजेदार तरीके से होगा बच्चे, तो इसका मतलब है कि वाटर में इंटरनल फील्ड स्ट्रांग होगा। इंटरनल फील्ड जितना ही स्ट्रांग होगा नेट उतना ही कम होगा, और नेट जितना ही कम होगा ये रेशियो का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। खुद सोचो, यहां पे देखो एप्सिलॉन आर में नेट किधर है? नीचे। नेट जितना कम होगा, ई नेट जितना कम होगा एप्सिलॉन आर उतना ज्यादा होगा। और ई नेट कम कब होगा? ई नेट कम तब होगा जब इंटरनल फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। आ रही है बात समझ में? और इंटरनल फील्ड स्ट्रांग कब होगा? जब हम पोलर की बात करेंगे। इसलिए पोलर डाइलेक्ट्रिक का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो वाटर के लिए हम लोग जैसे एयर के लिए भी यहां लिख देते हैं, एयर के लिए अप्रोक्सीमेटली 1, थोड़ा ज्यादा। वाटर का तो तुमको मैंने पहले ही लिखवा रखा है, वाटर का एप्सिलॉन आर कितना होता है? 81। अच्छा, मेटल्स का कितना होगा? तो कहोगे मेटल्स तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन मान लो अगर हम तब भी मेटल्स का निकालना चाहें तो देखो मेटल्स का इनफाइनाइट हो जाएगा। कहोगे कैसे? तो अगर ये बैड कंडक्टर की जगह गुड कंडक्टर होता तो तुम्हें पता है कि गुड कंडक्टर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। और यहां एक्सटर्नल फील्ड को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन आ जाता है कि नहीं आता है? तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कि इंफिनिटी है। समझ में आई क्यों बात? क्योंकि उसके अंदर नेट फील्ड क्या होती है? 0। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिख लो। चलो, आपने लिख लिया होगा। तो आज हम लोग यहां तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर और इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसमें एक लेक्चर और लगेगा और तब जाके, अभी तो कैपेसिटर में अब इसको डालेंगे। अभी तो इसका डाइलेक्ट्रिक का पूरा परिचय दे दिया आपको अपने। अभी इसमें एक चीज और है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो है, अब आज तो मंडे है और ट्यूसडे को अपना क्या आना है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो कि छुट्टी होता है हमारा। तो 12th का छुट्टी, लेकिन 11th वाला वो आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है ना? तो खैर, उसके बारे में पूरी जानकारी आज ही आपको शाम तक दी जाएगी। आप YouTube चैनल पे जाके जरूर देख लेंगे। ठीक है? और उसके बाद हम लोग वेडनेसडे को इसमें आगे करेंगे। मीनवाइल आप HC वर्मा सॉल्व करते रहिए और फिर मैं इसका भी DPP दूंगा और फिर मैं सब एक साथ NCERT और HC वर्मा सब कर दूंगा। टेंशन मत नहीं लेना आपको। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और नोट्स बनाते रहो।